गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट है। तो हम यहाँ पर संक्षेप में देखेंगे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो किस दिशा से शुरू होती है और कहाँ तक उसका सफ़र जो है वो चलता रहता है। नेशनल मूवमेंट की बात करें तो हमें कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि आज जो आज़ाद भारत में हम सांस ले रहे हैं, हमें सारी सुविधाएं मिली हैं, उसके पीछे किनका किनका बलिदान है, योगदान है, उनकी क्या आइडियोलॉजी थी, इस पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर सभी के जो फोटोग्राफ्स हैं वो कलेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन जिनके नहीं भी हैं उनको भी हम सैल्यूट करते हैं कि उनकी वजह से आज हम एक आज़ाद भारत में हैं और हमें एक भारतीय होने के नाते वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं जो ब्रिटिश भारत में हम भारतीयों को नहीं मिली थी। तो यहाँ पर जिनके फ़ोटो नहीं हैं, जिनके चित्र नहीं हैं, उनको भी हम दिल से धन्यवाद करते हैं। स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारतीय जो राजनीतिक चिंतन है वो 19वीं और 20वीं शताब्दी के आंदोलनों से जुड़ा हुआ है, जिसमें ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अधीन भारत की जो दुर्दशा है उस पर गहरी चिंता वो प्रकट किया जाता है। कुछ विचारकों ने ये कहा कि भारत के जो खोए हुए गौरव है उसको लौटाने और भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान पर बल दिया। कुछ विचारकों ने ये कहा कि भारतीय समाज की जो कुरीतियाँ हैं, जो त्रुटियाँ हैं, उसके ऊपर ध्यान खींचते हुए इस समाज के भीतर से सुधारने पर बल दिया। बहुत सारे विचारकों ने स्वतंत्रता, फ्रीडम, इक्वालिटी और नेशनलिज्म के महान आदर्शों का निरूपण करते हुए भारत को विदेशी शासन से मुक्त कराने की मांग की और संपूर्ण मानवता के सुंदर भविष्य का सपना सजोते हुए विश्व को एक नई राह दिखाने का बीड़ा उठाया। उपनिवेशवाद की जो प्रथा है वो इम्पीरियलिज्म या साम्राज्यवाद की व्यक्ति है। साम्राज्यवाद वह स्थिति है, वह प्रक्रिया या वह नीति है जिसमें कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों पर, दूसरे देशों पर विजय प्राप्त करके अपनी शक्ति का विस्तार करता है। इसके अंतर्गत कोई उन्नत राष्ट्र या कोई डेवलप कंट्री जो है वो किसी पिछड़े हुए कंट्री के टेरिटरी पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है और वहाँ के लोगों को पराधीन बना देता है और वहाँ के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों, जो नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उसका उपयोग करके अपने मूल देश की उन्नति के लिए करता है। उपनिवेशवाद के अंतर्गत उन्नत देश के लोग पिछड़े हुए देशों में जाकर बसते हैं और वहाँ पर अपना प्रभुत्व और प्रशासन स्थापित करते हैं। अपनी भाषा, रीति रिवाज और अपने मूल देश के प्रति जो निष्ठा है उसको कायम करते हुए उस देशों के संसाधनों को अपने मूल देश के हित के लिए इस्तेमाल करते हैं। भले ही उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद दोनों का उद्देश्य एक जैसा है, लेकिन उसको पूरा करने का तरीका अलग अलग है। अगर हम लोग बात करें कि भारत में उपनिवेशवाद या भारत में जो कॉलोनियलिज्म था वो कैसा था, हम जो भारतवासी हैं वो उपनिवेशवाद से इसलिए निकट से परिचित है क्योंकि हम इससे स्वयं से ही पीड़ित रहे हैं। हमारी एक प्राचीन और महान सभ्यता थी जो शताब्दियों के उथल पुथल के बाद काफ़ी जर्जर हो चुकी थी। अंग्रेजों से पहले जो आक्रमणकारी आए थे उनमें अधिकांशतः शक, हूण, तुर्क, मुगल इत्यादि यहीं बस गए और यहाँ की सभ्यता का अंग बन गए। वो यहाँ की सभ्यता को लूट कर अपने देश या विदेशों में नहीं ले गए। उनका शासन उपनिवेशवाद की कोटि में नहीं आता, लेकिन जो अंग्रेज थे वो यहाँ व्यापार करने आते हैं और मौका पाकर यहाँ का लूट खसोट करके यहाँ का जो संपदा थी वो अपने देश पहुँचाते रहे। अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति होती है उसकी शुरुआत ब्रिटेन से होती है और ब्रिटेन में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिससे कि वह एक कृषि प्रधान देश से उद्योग प्रधान देश में बदल जाता है। और जो उत्पादन का जो मशीनीकरण के कारण ब्रिटेन बाहर के देशों में कच्चे माल का जो स्रोत था और तैयार माल के लिए बाजार की तलाश शुरू करते हैं। इसी से ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत होती है। ब्रिटिश जो उपनिवेशवाद हैं उन्होंने अपने उपनिवेशों का भरपूर शोषण किया और धीरे धीरे विश्व के एक समृद्ध राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करते हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विस्तार को देखते हुए ये कहा जाने लगा
कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी भी नहीं डूबता। उस समय मध्य युग में यूरोप वासियों ने भारत आने जाने का रास्ता मालूम नहीं था। उन दिनों भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत की खोज पुर्तगालियों ने की और उसके बाद डच और फ्रांसीसी भी आए। लेकिन जो पुर्तगाली और फ्रांसीसी थे वो भारत के छोटे छोटे हिस्सों पर ही अपना प्रभुत्व कायम कर पाए। और लेकिन अंग्रेज़ों ने इसमें बाजी मारी। अंग्रेज़ों का जो शोषण का जो तरीका था वो इनसे भी ज़्यादा अधिक था। भारत को ब्रिटिश राज मुकुट का उस समय मूल्यवान रत्न कहा जाता था। लॉर्ड कर्जन, जिनको आप जिनके बारे में आप सुने होंगे, उनका ये कोटेशन था कि भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है और यदि इस साम्राज्य का कोई हिस्सा छीन जाए तो ये साम्राज्य बना रहेगा, लेकिन अगर भारत हमारे हाथ से निकल जाए तो ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। भारत में अंग्रेज मूलतः व्यापार करने के लिए आते हैं 1600 में और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। लेकिन 1619 तक 1619 तक आते आते अंग्रेज़ों ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद और भड़ौच में अपनी व्यापारिक कोठियाँ हैं वो कायम कर ली। इन व्यापारिक सफलताओं के कारण अंग्रेज़ों के मन में साम्राज्य निर्माण की कामना जागी। 1857 में प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों की विजय के यहाँ होती है और उनका राजनीतिक प्रभुत्व जो है वो स्थापित हो जाता है। 1813 में ब्रिटिश संसद ने एक चार्टर एक्ट पारित किया था जिसमें कि भारत में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है और अब भारत में व्यापार करने का रास्ता सभी ब्रिटिश जो व्यापारी थे उनके लिए खोल दिया जाता है। भारतीय माल उस समय काफ़ी बढ़िया होते थे, लेकिन भारतीय उद्योग जो थे वो मुख्यतः हस्तशिल्प और कला कौशल पर थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने न केवल टैक्स में बढ़ोतरी करके देश से आयात किए गए मालों को बढ़ावा दिया, बल्कि भारतीय कारीगरों पर काफ़ी अत्याचार भी किए। परिणाम ये हुआ कि भारत के जो उद्योग धंधे हैं वो ठप हो गए और अब भारत एक कृषि प्रधान देश बन गया या खेतीहर देश बन गया। ब्रिटिश कंपनियां भारत के सस्ते माल के अलावा सस्ते श्रम के स्रोत, जो श्रम है उसको भी एक स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने लगी और अपने जो भारी लाभ था उसे ब्रिटेन में भेजने लगी। कंपनियों के ऊंचे ऊंचे पदों पर केवल ब्रिटिशर ही रखे जाते थे जिन्हें मोटी तनख्वाह दी जाती थी, पेंशन दी जाती थी और ये अधिकारी अपने आय का एक स्रोत जो है बड़ा हिस्सा इंग्लैंड भेज देते थे। इसी के आधार पर दादा भाई नौरोजी, जिनको कि ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दी गई है, इन्होंने अपनी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ड्रेन थ्योरी दी, यानी अफवाह का सिद्धांत या आर्थिक दोहन का सिद्धांत दिया कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर हैं वो भारत के धन को अपने देश ले जा रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने सिद्धांत दिया जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से देखा जाए तो भारत में जो ब्रिटिशर ने उन हर क्षेत्र में अपना एक इंटरफेयर किया। जैसे कि उन्होंने अंग्रेज़ों ने अपने प्रशासन की सुविधा के लिए आधुनिक शिक्षा को प्रदान करने की कोशिश की, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया ताकि जो है कि भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है जो अंग्रेजी शिक्षा से शिक्षित होगा वो अंग्रेज़ों के एक मुलाजिम के रूप में रहेंगे, एक कर्मचारी के रूप में रहेंगे। लेकिन इसका फ़ायदा एक ये हुआ कि जो अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा को जान लिए उन्होंने और विश्व के अन्य देशों के राष्ट्रीय जो आंदोलन थे उसको उन्होंने उस साहित्य को पढ़ा और उससे प्रेरित हुए और इससे भारत में राष्ट्रीय जागृति और राष्ट्रीय आंदोलन को भी बल मिलता है। तो यहाँ पर जो एक नेशनल मूवमेंट है उसमें एक परिवर्तन होता है, या हम कहें कि इससे काफ़ी लाभ भी हुआ दूसरे देशों की क्रांतिकारी मूवमेंट को पढ़ने से। अगर हम बात करें भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसके स्वरूप की, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है, 1885 में। लेकिन उसके पहले भी हम कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, गतिविधियां हुई जो राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि थी, जिसमें कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है एक नेशनल मूवमेंट में, जिसमें कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन और
थियोसॉफिकल सोसाइटी के नाम से उल्लेख है। धर्म के नाम पर कन्याओं की हत्या, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा का विरोध, विधवा विवाह का निषेध, सती प्रथा इत्यादि को इन्होंने दूर करने का प्रयास किया। अंग्रेजी लोग जो थे, जो ब्रिटिशर थे, वो कहते थे, ये तर्क देते थे कि उन्होंने अपने साम्राज्यवाद को इसलिए यहाँ पर फैलाया है कि जो विश्व की जो अश्वेत जातियाँ होती हैं वो असभ्य हैं और उनको सभ्य बनाने का दायित्व जो है वो ब्रिटिशर ने लिया है, इसीलिए यहाँ पर वो अपना कानून, शासन इत्यादि को स्थापित कर रहे हैं। लेकिन इस तर्क को काटने के लिए भारत में जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए, उन्होंने भारतीय समाज को भीतर से सुधारने का बेड़ा लिया। अगर अंग्रेज़ों ने भारतीय लोगों को अंग्रेजी शिक्षा इसलिए दी थी कि वो प्रशासन में उनकी सहायता कर सकें, लेकिन इस भाषा के माध्यम से भारत के लोग पश्चिमी चिंतन के संपर्क में आए और एक शिक्षित वर्ग के मन में एक उदारवादी लोकतांत्रिक संस्था के प्रति एक आस्था बढ़ती है। और इसके साथ ही साथ जो अंग्रेज़ों का जो शोषण था, जिसमें कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसके पश्चात देसी समाचारों का जो सेंसरशिप था जिसके अंतर्गत था, उसके बाद आर्म्स एक्ट, ये सारी चीज़ों के कारण जो शिक्षित भारतीयों के मन में ब्रिटिशर के लिए काफ़ी रोष उत्पन्न होता गया। अगर हम बात करें कि नेशनल मूवमेंट को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर हम नेशनल मूवमेंट की बात करें तो हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका राष्ट्रीय आंदोलन का नरम दौर, यानी कि मॉडरेट या लिबरल एरा, जो कि 1885 से 1905 तक है, जब कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। फिर इसके अंतर्गत क्या होता है कि राजा राम मोहन राय जो है इस विचारधारा के अग्रदूत माने जा सकते हैं। उस दौर में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, M.G. रानाडे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले इत्यादि का विशेष योगदान रहता है। ये जो विचारक हैं वो ब्रिटिश साम्राज्य के घोर विरोधी नहीं थे, बल्कि सीमित सुधार लागू करने के पक्षधर थे। उनका ये मानना था कि हमारे जो भारतीय समाज है उसमें कुछ ऐसी दुर्व्यवस्था है जिसको कि ब्रिटिशर के सहयोग के द्वारा सही किया जा सकता है, उसमें सुधार किया जा सकता है। उनके कुछ तरीके थे, जैसे कि सरकार के पास प्रार्थना, याचिका, ज्ञापन और शिष्टमंडल भेजना, इन सभी चीज़ों में वो विश्वास करते थे। फिर इसके बाद 1906 से 1919 तक जो दौर आया उसको हम एक्सट्रीमिस्ट या कि गर्म दौर या उग्रवादी दौर के रूप में भी हम जान सकते हैं। इस दौर में लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल का जो स्वर है वो काफ़ी मुखर रहा। इन्हें संक्षेप में लाल, बाल और पाल के नाम से जाना जाता है। ये ब्रिटिश सरकार के जो अत्याचार है उनके प्रति इनके अंदर काफ़ी असंतोष था। इनके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अंग्रेज़ों के विरोधी में थे। इन सभी का ये मानना था, इस दौर में जितने भी लोग थे इनका ये मानना था कि जो संवैधानिक आंदोलन है उसको त्याग कर स्वदेशी और बहिष्कार यानी बायकॉट की नीति को प्रमुखता दी जाए और पूर्ण स्वराज को एक लक्ष्य घोषित कर दिया गया। इस दौर में जो अनेक और भी जो क्रांतिकारी थे, जिनमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के समेत अन्य बहुत सारे थे जिनका नाम यहाँ नहीं लिया गया है, वो उन सभी का ये योगदान था कि किस तरीके से अपने प्राणों का बलिदान करके भारत का जो मनोबल है, भारत के लोगों का मनोबल है, उसको ऊंचा किया जाए और विदेशी शासकों में एक दहशत पैदा की जाए ताकि वे जो भारत को वो जल्द से जल्द आज़ादी मिल सके। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गांधीयन एरा की। बेसिकली गांधीयन एरा हम ये जानते हैं कि 1919 से लेकर 1948 तक है। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है 1940 से लेकर 1947 तक, बेसिकली इसमें भी महात्मा गांधी का ही अधिकतर योगदान रहा है। पहले फ़िलहाल हम लोग बात करते हैं कि 1919 से 1939 के बीच में क्या चीज़ें रहती हैं। इस समय जो गांधी जी थे वो भारत में आते हैं
और इनका पहला जो मूवमेंट होता है वो चंपारण सत्याग्रह, वो सक्सेसफुल रहता है, सफल रहता है और भारत को नेतृत्व की एक दिशा और नई दिशा और दशा गांधी जी प्रदान करते हैं। और गांधी जी ने अहिंसा, सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस, असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के आधार पे अहिंसा जो स्वाधीनता आंदोलन है उसको एक नई दिशा में ले जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें जो एरा ऑफ इंस्टेंस स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस यानी कि तीव्र स्वाधीनता का जो दौर है जो कि 1940 से 1947 तक था, यानी कि भारत की स्वाधीनता तक चलता है। यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि हिंदुस्तानियों की स्वाधीनता के संघर्ष के दौरान अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाया और जिसके अंतर्गत उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों में एक दरार पैदा करने की कोशिश की, जिससे एक वर्ग में एक कम्युनल थॉट यानी सांप्रदायिक चिंतन को बढ़ावा मिला, जिसका दुष्परिणाम आप सभी जानते हैं कि भारत का पार्टीशन हो जाता है। अतः स्वाधीनता के समय धर्मनिरपेक्ष भारत यानी सेकुलर इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान जो भी है उसका भी इमरजेंस होता है, जो कि सांप्रदायवादी की मांगों और आकांक्षाओं का परिणाम था। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत हम बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम का उल्लेख करना चाहेंगे या उनके महत्व को इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए, जिनमें उदारवादी, राष्ट्रवादी और गांधीवादी चिंतन के अलावा बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं हैं, जिनमें कि सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, एम.एन. रॉय और आचार्य नरेंद्र देव, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा फुले, बी.आर. अम्बेडकर, ई.वी. रामास्वामी नायकर जैसे जाति प्रथा विरोधी नायकों का भी प्रखर चिंतन सम्मिलित है। तो अगर हम नेशनल मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो हमें जो एक आज़ादी मिली है, इन सभी का एक अपना महत्वपूर्ण योगदान है और इनके अलावा जिनका नाम का उल्लेख इस वीडियो में नहीं हो पाया, उनका भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था कि आज हम एक स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।